नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दो बाहरी दलों के समर्थन के बाद मुर्मू की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई है और यही वजह है कि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त भी दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से भी जोर आजमाइश खूब की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। देश में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। ऐसा कैंडिडेट जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता एक लग रही थी। आखिर ट्राइबल जगत का भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने देश में है, इसलिए ट्राइबल कैंडिडेट को देख करके बहुत ही अच्छा काम किया और मैं राष्ट्रपति पद के लिए हमारी मैडम। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से सियासी गोटियां फिट करना शुरू हो चुका है। दोनों ओर से राजनीतिक रस्साकसी और दांव-पेच शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। कल चंडीगढ़ में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने साफ कर दिया कि वो इन चुनावों में एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए का पूरा समर्थन। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से बात कर उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। वैसे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक के समर्थन ने विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी जोर आजमाइश की जा रही है। ऐसे में 21 जुलाई को बाजी कौन मारेगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव? 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना, लेकिन ये चुनाव होता कैसे, ये आपको यहां पर एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये चुनाव थोड़ा अलग और जटिल भी होता है। कैसे जटिल होता है ये भी आपको हम बताएंगे। सीधे जनता की भागीदारी चुनाव में नहीं होती है, यानी कि इसमें आम जनता वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें वोट करते हैं। सांसद और विधायक इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा के 543 सदस्य, और इसके साथ ही राज्यसभा के 233 सदस्य, 543 और 233 सदस्य, यानी कि लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ ही 4120 विधायक इसमें हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा, क्या इसकी संख्या होगी, ये भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, यानी कि जो सांसद और विधायक इसमें वोट करते हैं उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य, जबकि 4809 विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से होता है राष्ट्रपति चुनाव। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं, यानी कि अगर सांसद और विधायकों की इस वैल्यू को मिला दिया जाए तो प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। हर वोट की एक कीमत होती है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है, यानी कि एक सांसद के वोट की जो कीमत है वो 700 होती है और ये कीमत राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। ये कीमत जो होती है वो राज्य की
जनसंख्या के आधार पर, वहां की आबादी के आधार पर तय होती है। चुनाव में जीत सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से नहीं होती है, और इसीलिए हमने कहा कि जटिल और थोड़ा सा अलग है। सबसे ज्यादा वोट वैल्यू हासिल करने से इसमें जीत होती है, सबसे ज्यादा वोट वैल्यू हासिल करने से इसमें जीत होती है, और जीत के लिए प्रत्याशी को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। द्रौपदी मुर्मू एनडीए उम्मीदवार हैं, और इसके साथ ही विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। यशवंत सिन्हा यूपीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और इन दोनों के बीच में यह मुकाबला होना है राष्ट्रपति चुनाव का। 15 जून को अधिसूचना जारी हुई इसकी, तो राष्ट्रपति चुनाव की अहम तारीखें भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 15 जून को इसकी अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही 29 जून तक नामांकन कर सकते हैं। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख होगी। इसके अलावा 18 जुलाई को मतदान होना है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, और 21 जुलाई को मतगणना होगी। 21 जुलाई को मतगणना होनी है, यानी कि नतीजा 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का आ जाएगा। इसके साथ ही एक और अहम तारीख 25 जुलाई, जब शपथ ग्रहण होगा, यानी कि देश के नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। जन्म हुआ है इनका 20 जून 1958 को। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकारी आपको देते हैं, जो एनडीए उम्मीदवार हैं। उड़ीसा के मयूरगंज जिले में उनका जन्म हुआ था। तो उड़ीसा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। इनके पिता का नाम बिनाची नारायण टूडू है। इसके अलावा आदिवासी संथाल समूह से वो आती हैं, यानी कि आदिवासी संथाल जो समूह है उससे आती हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा और भी कई अहम पदों पर द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अनुभवी वो हैं। साल 2000 और साल 2004 में वो विधायक भी रह चुके हैं, यानी कि 2000 और 2004 में विधायक के पद पर भी रह चुकी हैं, यानी कि 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं। इसके अलावा ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी वो रह चुकी हैं, यानी कि ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 2007 में उनको बेस्ट एमएलए का पुरस्कार भी मिला। 2007 में उन्होंने बेस्ट एमएलए का पुरस्कार भी हासिल किया था। इसके साथ ही सिंचाई और बिजली विभाग में जेई पद पर भी रह चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा शिक्षिका भी वो रह चुकी हैं। असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी अपनी सेवाएं द्रौपदी मुर्मू दे चुकी हैं। तो एक अच्छा खासा उनका ये राजनीतिक अनुभव है, और इसके साथ ही पूरा सफर उनका अब तक का कैसा रहा ये आपको बता रहे हैं। बीए तक की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। और अब बारी है यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा कौन है ये भी आपको बताते हैं। 6 नवंबर 1937 को बिहार के नालंदा में उनका जन्म हुआ था। 6 नवंबर 1937 को। राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी की है। तो ये अब आपको हम बता रहे हैं कि यशवंत सिन्हा का अब तक का जो सफ़र है वो किस तरीके का रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा के बारे में ये पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 1960 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जो है वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, और 24 साल बतौर आईएएस के पद पर वो रहे हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव भी रहे। तो एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी उनका है। 1973 से लेकर 1975 के बीच भारत के कौंसिल जनरल भी बने। 1984 में प्रशासनिक सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो किस तरीके का रहा है उनका ये अब तक का सफर, ये आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा 1984 में राजनीतिक करियर का उन्होंने आगाज किया था। 1984 में राजनीतिक करियर का आगाज किया था यशवंत सिन्हा ने। 1986 में उन्होंने जनता पार्टी का उनको महासचिव बनाया गया था। 1986 में जनता पार्टी का महासचिव उनको बनाया गया। इसके साथ ही 1988 में पहली बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। 1988 में पहली बार वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। इसके साथ ही 1990 से 1991 तक वित्त मंत्री भी रहे, और वित्त मंत्री के अलावा विदेश मंत्री भी वो रहे। 1996 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, यानी कि बीजेपी में भी कई अहम पदों पर यशवंत सिन्हा, जो कि इससे पहले बीजेपी के ही नेता थे, रहे। 1998 में केंद्रीय वित्त मंत्री उनको बनाया गया। 1998 में एक बार फिर से वो केंद्रीय वित्त मंत्री बनी। इसके अलावा एनडीए सरकार में विदेश मंत्री भी यशवंत सिन्हा रह चुके हैं, यानी कि अच्छा खासा उनका राजनीतिक अनुभव है।
इसके साथ ही 2009 में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने उसके बाद टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, टीएमसी का दामन थाम लिया। साल 2021 में टीएमसी ज्वाइन कर वो टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत के साथ ही पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से हरियाणा राज्य के विभिन्न संबंधित कार्मिक विषयों और भविष्य में पर्याप्त संख्या में उच्चाधिकारियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में चर्चा की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने उच्चाधिकारियों की आवश्यकताओं के बारे में सीएम को भरोसा दिया। भारतीय वायुसेना में 24 जून यानी कि आज से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा ठीक 1 महीने के बाद 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस साल दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। 19 जून को वायुसेना नई योजना के बारे में सारी डिटेल शेयर की थी। इसके तहत पात्रता मानदंड, पारिश्रमिक पैकेज, मेडिकल और सीएसडी सुविधाएं, दिव्यांगता के लिए मुआवजा, दिव्यांगता की सीमा की गणना, छुट्टी और ट्रेनिंग समेत अलग अलग जानकारियां शेयर की गई थी। सोनीपत में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दौरा किया है और निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी की जीत को लेकर जनता का धन्यवाद भी किया। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी निकाय में यानी कि जो निकाय चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी पहले से मैदान छोड़कर भाग गई और अब जब बीजेपी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन सच ये है कि हरियाणा में निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। वहीं पंचायती और नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का जैसा भी शेड्यूल आएगा उसी के अनुसार बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। जनता ने बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है और केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उससे भी लोग खुश रहे हैं। तो तीनों का एक मिला जुला असर इस चुनाव परिणाम में है। कांग्रेस तो पहले फरीदाबाद में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता नगर निगम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने निगम की पार्किंग की मार्किंग को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी और तुरंत प्रभाव से व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों की बैठक भी ली और कार्यशैली में सुधार करने की बात भी कही। इस बैठक में विधायक नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। मेरे पे ये जिम्मेवारी आई है। पहले पंचकुला, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, ऐसे कई जगह मैं गया हूँ। सब जगह देखता हूँ कुछ कमियाँ मिलती हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ इनकी मजबूरी है, कुछ इन स्टाफ से भी मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे नज़र में आया कि हमारे कुछ कर्मचारियों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो मैंने इनको आदेश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह, वो मेहनत से काम करता है, वो डिले नहीं होनी चाहिए। भले ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की भी क्यों थी। तो मैंने इसको सीरियस नोट। और अब खबर है चंडीगढ़ से, जहां जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया वो अच्छा है। नगर परिषद और पालिकाओं की सीटों को देखें तो वो 50% से ज्यादा हमारे पक्ष में है। गठबंधन का ग्राफ भी बढ़ा है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का जो दिवालिया मौजूदा समय में पिट रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आपका जितना शोर था उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। पंजाब में उन्हें मौजूदा समय में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। सर, जो शहरी स्थानीय, हमें बहुत खुशी है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये मान के चलें कि जो विधानसभा में जो
वोट बैंक हमें मिला था, परसेंटेज ऑफ वोट वो बढ़ा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को पंचकुला में प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। साथ ही कहा कि प्रदेश के 12 जिलों के नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं और शेष बचे जिला नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र जल्द ही खोले जाएंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र में मैन पावर बढ़ाई जाएगी। ड्रग्स की एक समस्या एक ऐसी समस्या है कि जो कि न केवल जिसका समाज के जो यूथ है उस पर ये प्रहार करती है, बल्कि इसका हमारी देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि कोई एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट भी हैंडल नहीं कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का काम है और ये हमारे हरियाणा सरकार के एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का। खबर है चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई और चल रही बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के हालात की समीक्षा की है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश भी जारी किए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि 30 जून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रेन सीवरेज लाइनों की सफाई के कामों को सुनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए उसको टालने के लिए पूर्व व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश भी जारी किए हैं कि मानसून सीजन के दौरान सिंचाई विभाग को जहां भी बिजली कनेक्शन की जरूरत होगी उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। इस दौरान आमजन भी मौजूद रहे। शाहबाद मारकंडा में शहर में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने रेड कर पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें से एक को पुलिस ने पूछताछ में बाहर कर दिया और वहीं एक महिला और एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस ने देह व्यापार की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। में एक एचएम साहब की तरफ से एक दरखास्त प्राप्त हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने रेड मारी और जिस घर पे हमने रेड मारी वहाँ जो घर की मालकिन है उसको राउंड अप किया और जो एक लड़का था उसको राउंड अप किया किया गया और मकान मालकिन को भी हमने अरेस्ट किया है। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए एक्सप्रेसवे की अधिसूचना जारी कर दी है और ये एक्सप्रेसवे बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव के पास सेक्टर 65 से शुरू होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाकर मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन को अधिकृत किया है। जिन जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उसके मालिकों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने का एक मौका दिया जाएगा। सरकार तो चलो जो करती है चलो अच्छा करती है, पर सरकार को जो है ना जी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जो किसान जो आम आदमी कहाँ जाएगा उसको ठीक ठाक मुआवजा मिलना चाहिए, जो कम से कम सर्कल रेट के हिसाब से कम 4 गुना मिलना चाहिए या 3 गुना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। 4 गुना मिले जब जाके जा रहा हो। एक ही सर्विस रोड बनाना चाहिए, जो ये रोड बना रहे, क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो जाए आने जाने वाले। इधर वो हो गया, इधर बीच में साइड में दूसरा काम पड़ जाता है और यहाँ रास्ते में, क्योंकि यहाँ जो है किसान अपने जो है खेतों में भी जाएगा आएगा, तो एक ऐसा रोड बनाना चाहिए, ट्रैक्टर भी जाएगा गाड़ी घोड़ा जाएंगे, तो उसको एक सर्विस रोड ऐसा भी होना चाहिए जो उससे आने जाने में उसको तकलीफ ना हो। देखो विकास के हिसाब से तो सही हो रहा है, जो हो रहा है, रोड बन रही है, तरक्की हो रही है, नाम हो रहा है, पर किसानों की तरफ से दिक्कत की बात है, क्योंकि किसानों पर तो यही ज़मीन ही होती है, जैसे खेती करते हैं उनका तो इनसे चलता है घर, हमारा भी उनसे चलता है। अगर उन्हें सरकार सही मुआवजा देती है, रेट के हिसाब सही देती है, तो सरकार ये किसान आगे जाके ज़मीन भी खरीद सकता है। आज की महंगाई में बहुत महंगाई है तो खरीदना मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार सही रेट देती है तो भाई कोई आपत्ति नहीं होगी, और अगर
सरकार रेट अगर कम देती है तो फिर ऑब्जेक्शन तो फिर उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे रोजी रोटी चलती है सबकी, किसानों की। तो नहीं, हमने जो इसमें जो सुझाव आपत्ति आई थी वो निपटान उसका हो चुका है। अब जो बची हुई पॉकेट्स थी उसका सेक्शन 3A लगाया था, उसमें जो सुझाव और आपत्ति आएंगी उसको भी सुन लेंगे। जो एक सर एक विकास होगा क्षेत्र का, कितना लाभदायक होगा, जेवर से कनेक्ट हो जाएगा ये गाँव भी और फरीदाबाद से जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ से, ये उसी के लिए ये जमीन अधिग्रहण हो रहा है और इससे फायदा तो होगा ही होगा। मतलब जहाँ भी एयरपोर्ट साथ में होते हैं, दिल्ली में एयरपोर्ट है तो गुड़गांव का फायदा हुआ, फरीदाबाद का फायदा हुआ, तो ये इसमें मतलब जहाँ भी ऐसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। कालांवाली तहसील कार्यालय में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक अधिवक्ता ने खुद सिरसा की तहसीलदार के हस्ताक्षर कर लिए। दरअसल मंजीत सिंह एडवोकेट कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश महासचिव हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 3 रजिस्ट्रियां खुद मार्क की और इन पर तहसीलदार विनती के हस्ताक्षर भी कर दिए। तहसीलदार विनती ने इस पूरे मामले के बारे में बताया, मैंने उपायुक्त महोदय के संज्ञान में मामला रख दिया है। उन्होंने कहा कि देख लो कालांवाली का अधिवक्ता क्या कर रहा है। जिसके बाद इस मामले में अपना बचाव करते हुए अधिवक्ता मंजीत सिंह मत्तर ने फोन पर कहा कि आरोप निराधार हैं और मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। जी, वो विनती मैडम तहसीलदार सिरसा थी, उनकी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, तो वो आए हुए थे। तो जब वो साइन कर रहे थे, साइन करते टाइम उन्होंने गौर किया तो कुछ 3 रजिस्ट्रियां निकली जिन पे अधिवक्ता ने खुद ही मार्क कर दिए मैडम की जगह पे। तो ये मामला था। मैडम उनको साथ ले गई है रजिस्ट्रियों को, जो 3 रजिस्ट्रियां थी। तो अब देखो लीगली क्या कार्रवाई करती है। किस अधिवक्ता के द्वारा वो सिग्नेचर किए गए? ये जो लीड राइटर या अधिवक्ता थे वो मंजीत सिंह। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने बादाम से भरे ट्रक को बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती 12 जून को ट्रांसपोर्टर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके करोड़ों के बादाम से भरा ट्रक अचानक से गायब हो गया। मामले की तफ्तीश में क्राइम ब्रांच ने ट्रक ड्राइवर आबिद, देविंदर साबिर और वारदात के मास्टरमाइंड कासिम को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। एसीपी क्राइम की माने तो कासिम ने ट्रक में भरे बादाम की खेप को बेचने की साजिश भी रची थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर को शामिल कर बादाम से भरे ट्रक को गायब करवाया गया और बादाम को बेचना भी शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी का बादाम के बोरे जो 899 बोरे बादाम के उसमें भरे हुए थे, उसको लेके और यहाँ के लिए आया और यहाँ अपने ऑफिस से और उसको दिल्ली जाना था। तो वहाँ दिल्ली जाने की बजाय उसने अपना जो जीपीएस कनेक्शन था वो हटा दिया और अपने साथियों के साथ मिलके और उस बादाम के बोरों के समेत उस गाड़ी को गायब कर दिया, जिसके संबंध में ट्रांसपोर्टर की कंप्लेंट पे हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 के इंचार्ज इंस्पेक्टर समीर के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए इसमें शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर के गैलेरिया मार्केट इलाके का है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर दर्जनों वारदातों को खुलासा किया। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मेवात के रहने वाले 2 चेन स्नैचर्स मानेसर इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के मकसद से आने वाले हैं, जिसको लेकर क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और क्राइम यूनिट सेक्टर 31 में ट्रैप लगाया और जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया, वैसे ही दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सत्रह 4/2022 को गलेरिया मार्केट के पास एक चैन स्नैचिंग की विटी चलने पे वहाँ पे हमारी पुलिस पार्टी पहुंची थी और सेक्टर 29 के जो एसएचओ के ड्राइवर थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम करते हुए एक चैन स्नैचर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद इन दोनों ने मिलके और उसको फायर करके और उसके गोली मार के और उसको छुटा के लेके भागने में ये कामयाब रहे, जिसके संबंध में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ
और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम यूनिट सेक्टर 13 क्राइम यूनिट 17 के द्वारा इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में की जा रही थी। और अब खबर है बादली से, जहां बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने ब्लॉक स्तर पर मीटिंग की। ये मीटिंग ब्लॉक प्रधान सुमित्रा देवी की अध्यक्षता में हुई, जिस पर का संचालन ब्लॉक सचिव जयपाल ने किया था। इस मीटिंग के दौरान ब्लॉक प्रधान सुमित्रा देवी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर जिला प्रधान वीरेंद्र दलाल की अध्यक्षता में खाली पड़े पदों को भरा गया, जिसमें प्रधान पद सरोज बाला को दिया गया। दिनांक 24/6/2022 को मैं सुमित्रा देवी ब्लॉक बादली की प्रधान पद से आज मैंने इस्तीफा दे दिया है और सरोज बाला नवनिर्वाचित प्रधान घोषित कर दी गई है। आज हमारे ब्लॉक का एसोसिएशन का चुनाव था। हमारी पुरानी जो ब्लॉक प्रधान थी सुमित्रा बहन जी, वो रिटायरमेंट होगी, तो हमने इस पर नई प्रधान का गठन कराया है ब्लॉक बादली से, और जो खाली पद थे वो पद भरे हमने ब्लॉक एसोसिएशन। आज जी हमारी जो ब्लॉक बॉडी थी बादली, उसका विस्तार किया गया था। कुछ पद खाली पड़े थे और हमारी जो ब्लॉक प्रधान थी सुमित्रा देवी रिटायरमेंट हो चुकी है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो उस प्रधान पद के लिए भी। फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अब तक की हेडलाइंस।